हेलो एवरीवन, मेरा नाम पूजा है और आज इस वीडियो में हम सेल के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सेल चैप्टर में हम जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं वो है अनियन पील एक्सपेरिमेंट, सेल डिस्कवरी, सेल नंबर, साइज एंड शेप, प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोटिक सेल एंड प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है C-TET के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अनियन पील एक्सपेरिमेंट को करने के लिए हमें जिन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी वो है पेट्री डिश, ड्रॉपर, मिथाइलिन ब्लू, अनियन पील, स्लाइड, ग्लीसरीन, कवर स्लिप और माइक्रोस्कोप। सबसे पहले हम पेट्री डिश के अंदर अनियन पील ले लेंगे और उस पर ड्रॉपर की हेल्प से मिथाइलिन ब्लू डालेंगे। जब ये स्टेन हो जाएगा तब इसी अनियन पील को हम स्लाइड पर ले लेंगे और ग्लीसरीन डालकर उसे कवर स्लिप से कवर कर देंगे और फिर इसे माइक्रोस्कोप के अंडर ऑब्जर्व करेंगे। ऑब्जर्व करने पर हमें इस तरह की स्ट्रक्चर दिखाई देती है जिसमें ईच यूनिट जो है, ईच जो स्ट्रक्चर है वो एक्चुअल में क्या है, सेल है। तो यहाँ पर बहुत सारी सेल प्रेजेंट है। यहाँ पर ये देखिए ऐसे सेम स्ट्रक्चर बहुत सारी प्रेजेंट है और ये सारी स्ट्रक्चर क्या है, एक्चुअल में सेल है। तो ईच सेल के अंदर भी हमें एक ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है जिसे हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस। तो हम ये कह सकते हैं कि अनियन पील जो है वो सेल की बनी हुई है और सेल में भी एक सेल की नहीं, बहुत सारी सेल्स की बनी हुई है, यानी मल्टीपल सेल की बनी हुई है। तो अनियन पील को देखने पर, जब हमने उसको स्टेन नहीं किया, माइक्रोस्कोप के अंडर नहीं देखा, तो अनियन पील को देखने पर कोई इस तरह की स्ट्रक्चर नहीं दिखाई दे रही थी। लेकिन जब अनियन पील को हमने स्टेन किया और माइक्रोस्कोप के अंडर देखा तो हमें इस तरह की स्ट्रक्चर दिखाई दी जो कि सेल है। तो सेल जो होती है वो माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होती है। इसे देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की रिक्वायरमेंट होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि सेल जो है वो स्ट्रक्चरल यूनिट है, यानी सेल एक यूनिट की तरह काम कर रही है। बहुत सारी सेल जो है वो मिलकर क्या बना रही है, ऑर्गेनिज्म को बना रही है। तो ईच ऑर्गेनिज्म है वो किसका बना हुआ होता है, सेल का बना हुआ होता है। तो सेल जो है वो एज ए स्ट्रक्चरल यूनिट और फंक्शनल यूनिट की तरह होती है। यानी सेल जो है वो ऑर्गेनिज्म को स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है और कई फंक्शंस भी सेल के अंदर ही कंप्लीट होते हैं। सेल की डिस्कवरी जो है वो रॉबर्ट हुक ने 1665 में की थी। उन्होंने कॉर्क स्लाइस ली। कॉर्क क्या होता है, जो पेड़ की छाल होती है उसे हम कॉर्क कहते हैं। और उस कॉर्क को सिंपल माइक्रोस्कोपिक डिवाइस के अंदर ऑब्जर्व करके देखा और ऑब्जर्व करने पर उन्होंने पाया कि कुछ बॉक्स जैसी स्ट्रक्चर दिख रही है। इस तरह की स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, कई बॉक्सेस दिखाई दे रहे हैं और इन्हीं बॉक्सेस को, इस तरह के जो ये बॉक्स है, इन्हीं बॉक्सेस को ऑब्जर्व करने पर उन्होंने पाया कि ये हनी कॉम्ब जैसे दिखाई दे रहे हैं, यानी जो मधुमक्खी का छत्ता होता है वैसे दिखाई दे रहे हैं। और इन स्ट्रक्चर को उन्होंने सेल कहा। और बाद में ऑब्जर्व करने पर उन्होंने पाया कि ये जो सेल है वो डेड है, मृत है। और ये जो डेड सेल है, क्योंकि इस सेल में किसी भी तरह की एक्टिविटी जैसे कि फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा है, सेल डिवीजन नहीं हो रहा है, तो ये डेड सेल जो है वो पाई गई थी। तो लिविंग सेल की डिस्कवरी कब हुई, तो लिविंग सेल की डिस्कवरी आफ्टर 150 ईयर्स जो है उसके बाद में लिविंग सेल की डिस्कवरी हुई थी। 150 साल के बाद जब माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हो चुकी थी, उसके बाद में लिविंग सेल की डिस्कवरी हुई। सेल का नंबर, साइज और शेप डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में वेरी करता है। यानी कुछ ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो सिंगल सेल के बने हुए होते हैं, वही कुछ ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो मल्टीपल सेल के बने हुए होते हैं। और सेल की साइज भी डिफरेंट होती है, किसी में माइक्रोमीटर होती है तो किसी में सेंटीमीटर होती है, मीटर होती है, मिलीमीटर होती है। और सेल की शेप भी वेरी करती है, किसी में स्पिंडल होती है तो स्फेरिकल होती है। तो इसी को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। जिन ऑर्गेनिज्म में सिर्फ एक ही सेल होती है, सिंगल सेल का बना हुआ ऑर्गेनिज्म क्या कहलाता है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहलाता है। और वही उसके अपोजिट ऐसा ऑर्गेनिज्म जो कि बहुत सारी सेल्स का बना हुआ है, मल्टीपल सेल का बना हुआ है, ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलेंगे, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, तो अमीबा है और पैरामीशियम है। वही मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के एग्जाम्पल है ह्यूमन, एनिमल, प्लांट,
तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि सिंगल सेल के बने हुए होते हैं वो है अमीबा और पैरामेशियम, और जो मल्टीपल सेल के बने हुए होते हैं जैसे कि ह्यूमन, प्लांट, एनिमल, और अभी हमने अनियन पील की भी बात की थी तो वो भी प्लांट की कैटेगरी में आएगा, तो वो भी मल्टी सेलुलर होता है। अभी हमने बोला था कि जो शेप है वो भी डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में वेरी करती है, यानी डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में सेल की शेप जो होती है वो डिफरेंट होती है। तो अमीबा में कोई भी शेप नहीं होती है, इसकी शेप जो है वो चेंज होती रहती है, क्योंकि ये फीड करने के लिए और मूवमेंट के लिए अपनी बॉडी से कुछ प्रोजेक्शंस निकालता है जिन्हें हम शूडोपोडिया कहते हैं। शूडो का मतलब क्या होता है? फॉल्स, और पोडिया का मतलब क्या होता है? फुट। तो ये जो शूडोपोडिया है उनको अपनी बॉडी से प्रोजेक्ट करेगा, जो उसे फीड करने में और मूवमेंट में हेल्प करेंगे, जिसकी वजह से इस अमीबा की जो शेप है वो बार बार चेंज होती रहती है। तो इसकी कोई पर्टिकुलर शेप नहीं होती है, ये बार बार अपनी शेप जो है वो चेंज करता रहता है। WBC यानी वाइट ब्लड सेल्स जो है वो सिंगल सेल की बनी हुई होती है, लेकिन ये WBC भी अपनी शेप जो है वो चेंज करती रहती है। अब WBC सिंगल सेल की बनी हुई है लेकिन ये ऑर्गेनिज्म की तरह वर्क नहीं करती है, तो हम ये कह सकते हैं कि सारी सिंगल सेल एज ए ऑर्गेनिज्म फंक्शन नहीं कर रही है। तो यहाँ पर WBC सिंगल सेल तो है, इसकी शेप भी चेंज होती रहती है, पर ये ऑर्गेनिज्म की तरह फंक्शन नहीं करती है। अब आरबीसी मसल और नर्व सेल्स जो है उनका शेप भी डिफरेंट होता है। जैसे कि आरबीसी जो है उसका जो शेप है वो स्पेरिकल होता है, गोला दिखाई दे रहा है आपको, स्पेरिकल होता है। वही मसल जो है उसका शेप स्पिंडल जैसा होता है, और नर्व सेल्स जो होती है वो लॉन्ग और ब्रांच्ड होती है। ठीक है, आरबीसी स्पेरिकल शेप की होती है, वही मसल स्पिंडल शेप की, और नर्व सेल्स जो होती है वो लॉन्ग और ब्रांच्ड होती है। तो डिफरेंट सेल का डिफरेंट शेप है, और डिफरेंट शेप होने के साथ में इनका फंक्शन भी जो होता है वो अलग अलग होता है। जैसे कि आरबीसी जो है वो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करेगी पूरी बॉडी में, ऑक्सीजन जो है वो पूरी बॉडी में जितने भी पार्ट्स है उन तक पहुंचाएगी। वही मसल जो है वो लोकोमोशन का काम करेगी, और भी बहुत सारे फंक्शन होते हैं मसल्स के। नर्व सेल्स जो होती है वो बॉडी में कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन बनाए रखने का काम करती है। तो ये मैसेज जो है उसको रिसीव भी करती है और मैसेज को ट्रांसफर भी करती है। तो सेल जो है उसका शेप चेंज हो रहा है, उसके साथ में उसके जो फंक्शन है वो भी स्पेसिफिक है। तो हम कह सकते हैं कि सेल का जो शेप है वो उसके फंक्शन पे डिपेंड करता है। जैसे कि जो आरबीसी है अगर उसका शेप चेंज हो जाता है, इस तरीके का हो गया शेप, तो शेप चेंज होने से आरबीसी का जो फंक्शन है वो प्रॉपर नहीं हो पाएगा, यानी ये ऑक्सीजन को ट्रांसफर नहीं कर पाएगी जैसे कि सिकल सेल एनीमिया में होता है। तो फंक्शन पे भी इसका प्रभाव आएगा अगर शेप चेंज होता है। तो सेल की साइज जो है वो मीटर, सेंटीमीटर, माइक्रोमीटर किसी में भी हो सकती है। हमने अनियन पील की बात की थी कि अनियन पील जो है उसकी साइज इतनी छोटी है, माइक्रोस्कोपिक है, कि उसे देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की रिक्वायरमेंट है। तो क्या सारी सेल्स छोटी होती है? तो ऐसा नहीं है। जैसे कि हैन का जो एग है उसे देखने के लिए हमें किसी भी माइक्रोस्कोप की रिक्वायरमेंट नहीं है, इसे हम आंखों से भी देख सकते हैं। सभी सेल्स को देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, जैसे कि हैन के एग को देखने के लिए माइक्रोस्कोप की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो सेल की जो साइज है वो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में वेरी करती है। जैसे कि सबसे स्मॉलेस्ट जो सेल है वो बैक्टीरिया की है, जिसकी साइज 0.1 से 0.5 माइक्रोमीटर तक होती है। वही ऑस्ट्रिच का जो एग है वो लार्जेस्ट सेल है, और लार्जेस्ट सेल की साइज है 170 mm टू 130 mm। सेल की साइज इस बात पे भी डिपेंड नहीं करती है कि बॉडी की साइज कितनी बड़ी है। जैसे कि एलिफेंट और रैट दोनों में नर्व सेल्स प्रेजेंट होती है, और नर्व सेल की साइज और फंक्शन सेम होते हैं। तो साइज इस बात पे डिपेंड नहीं करती है कि ऑर्गेनिज्म की कितनी बड़ी साइज है। हमने अनियन पील एक्सपेरिमेंट में डिस्कस किया था कि जो अनियन पील है उसमें मल्टीपल सेल जो है वो प्रेजेंट है। तो यही जो सेल होती है वो ग्रुप्स में डिवाइड हो जाती है, और ये ग्रुप जो है
वो सिमिलर सेल के बने होते हैं और जिनका सेम फंक्शन होता है, और ये मिलकर टिश्यू बनाती है, और टिश्यू से ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, और फाइनली आपको ऑर्गेनिज्म मिल जाएगा। तो अमीबा में एक सेल सारे फंक्शन कर रही थी, डाइजेशन, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन, ये सारे फंक्शन एक सिंगल सेल में कंप्लीट हो रहे थे। लेकिन ह्यूमन जो है वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, कई सेल से मिलकर बना हुआ है, तो उसमें ये सारे फंक्शन जो है वो ऑर्गन कंप्लीट करती है। जैसे कि हमने डाइजेशन की बात की थी न्यूट्रिशन इन एनिमल चैप्टर में, जहाँ पर हमने एलिमेंट्री कैनाल के बारे में डिस्कस किया था, और उसमें डिफरेंट ऑर्गन्स इन्वॉल्व थे, जहाँ एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन सारे फंक्शंस हो रहे थे। तो वहाँ ऑर्गन जो है वो किन से मिलकर बने हुए हैं? टिश्यू से, और टिश्यू किससे मिलकर बना हुआ है? सेल से। तो सेल को हम कह सकते हैं कि ये बेसिक यूनिट है। किसी भी ऑर्गेनिज्म की बेसिक यूनिट क्या होती है? सेल होती है। जो स्ट्रक्चरल यूनिट भी है उसकी फंक्शनल यूनिट भी है, सारा फंक्शन भी करने का काम करेगी, उसको स्ट्रक्चर प्रोवाइड करने का काम भी करेगी। अभी हम देखेंगे कि सेल स्ट्रक्चरल यूनिट कैसे हैं। सेल के मेनली 3 पार्ट होते हैं, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म। तो सेल के मेनली 3 पार्ट्स होते हैं, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। हम यहाँ पर प्लांट सेल और एनिमल सेल की बात करने वाले हैं। प्लांट सेल, एनिमल सेल में क्या डिफरेंस होता है, दोनों की स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस पाया जाता है। जो प्लांट सेल है उसकी आउटर मोस्ट कवरिंग जो होती है वो सेल वॉल की बनी हुई होती है, और ये सेल वॉल जो है वो प्लांट सेल को प्रोटेक्शन देती है, किसके अगेंस्ट? हाई विंड के अगेंस्ट, एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर, क्योंकि प्लांट जो है वो मूव नहीं कर सकता है, इसलिए उसकी आउटर मोस्ट लेयर जो है वो सेल वॉल की बनी हुई होती है, जो उसे प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करती है और साथ में उसे एक स्ट्रक्चर भी प्रोवाइड करती है। सेल वॉल के अंदर जो लेयर होती है वो सेल मेम्ब्रेन की होती है। सेल मेम्ब्रेन जो होती है उसमें कई चैनल और पंप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, और इनकी हेल्प से जो अंदर सब्सटेंस है वो बाहर जा सकता है और बाहर से अंदर आ सकता है। तो सेल मेम्ब्रेन की जो नेचर है वो कैसी है? पोरस है। सेल मेम्ब्रेन कैसी है? पोरस है। सबसे अंदर एक लार्ज स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है जिसे हम वैक्यूल कहते हैं, और ये वैक्यूल जो है वो नंबर में तो 1 है लेकिन सबसे बड़ी है, और वैक्यूल इतनी लार्ज होने की वजह से जो न्यूक्लियस है वो पेरीफेरी की तरफ चला गया है, परिधि की तरफ चला गया है। ये जो न्यूक्लियस है इसकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में भी पोर होते हैं, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में पोर होने की वजह से यहाँ पर भी सब्सटेंस बाहर जा सकते हैं और अंदर आ सकते हैं। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होगी वो भी कैसी होगी? पोरस होगी। सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में ये जो जेली लाइक सब्सटेंस है इसे हम क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। और इसी साइटोप्लाज्म में ये जो ग्रीन ग्रीन डॉट दिखाई दे रहे हैं वो क्या है? क्लोरोप्लास्ट। ये ग्रीन क्यों है, कलरफुल क्यों है? क्योंकि इसमें क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट है, और इसी क्लोरोप्लास्ट में फोटोसिंथेसिस भी कंप्लीट होगा। एनिमल सेल की बात करें तो एनिमल सेल की जो आउटर मोस्ट लेयर है वो किसकी बनी हुई है? सेल मेम्ब्रेन की, और उसके सेंटर में न्यूक्लियस प्रेजेंट है, और सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में जेली लाइक सब्सटेंस क्या है? साइटोप्लाज्म। इसी साइटोप्लाज्म में सारे ऑर्गेनील्स प्रेजेंट है, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, राइबोसोम। माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, राइबोसोम प्लांट सेल में भी होते हैं, लेकिन यहाँ पर एक ऑर्गेनिल नहीं है और वो है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जो है वो एनिमल सेल में नहीं होता है, उसमें एब्सेंट होता है। इसीलिए क्लोरोप्लास्ट जो है वो प्लांट सेल में प्रेजेंट होने की वजह से प्लांट सेल जो है वो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, अपना फूड बना सकते हैं। वहीं एनिमल सेल जो है वो अपना फूड नहीं बना सकते, ये ऑटोट्रॉफ है, ये हेटेरोट्रॉफ है। एनिमल सेल में भी वैक्यूल प्रेजेंट है। मैंने इस डायग्राम में 3 वैक्यूल्स बनाई हैं। तो एनिमल सेल में वैक्यूल तो है लेकिन बहुत छोटी है, और इनका नंबर जो है वो ज़्यादा है। यहाँ पर बड़ी है और 1 नंबर है, यहाँ पर छोटी है और नंबर ज़्यादा है। प्लांट सेल और एनिमल सेल में मेन डिफरेंसेस कौन कौन से होते हैं? तो
सेल वॉल जो है वो प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है, वही एनिमल सेल जो है उसमें नहीं होती है। सेल मेम्ब्रेन जो है वो प्लांट सेल में भी प्रेजेंट है और एनिमल सेल में भी प्रेजेंट है, लेकिन एनिमल सेल की आउटर मोस्ट लेयर है ये। वैक्यूल जो है वो प्लांट सेल में भी है और एनिमल सेल में भी है, लेकिन प्लांट सेल में जो वैक्यूल है वो लार्ज है और नंबर भी कम है इसका। वही एनिमल सेल जो है उसमें वैक्यूल जो होती है वो स्मॉल होती है। और ये वैक्यूल जो है उसका फंक्शन क्या है, तो फूड को स्टोर करके रखना। तो जो फूड क्लोरोफिल की जो फूड फोटोसिंथेसिस से बनेगा उसको स्टोर किस में किया जाएगा, वैक्यूल में। प्लास्टिड या क्लोरोप्लास्ट की बात करें तो प्लांट सेल में प्रेजेंट है, वही एनिमल सेल में ये ऑर्गेनेल नहीं होता है। न्यूक्लियस जो है वो प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में होता है और न्यूक्लियस जो है उसकी आउटर मोस्ट जो लेयर होती है उसको हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। और इसी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में पोर प्रेजेंट होते हैं जिसकी वजह से सब्सटेंस बाहर जा सकता है और अंदर आ सकता है। तो बाहर और अंदर इनका मूवमेंट बना रह रहा है इन पोर की वजह से। तो हम ये कह सकते हैं कि न्यूक्लियस भी कैसा होता है, पोरस होता है। न्यूक्लियस के अंदर एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है जिसे हम न्यूक्लियोलस कहते हैं। न्यूक्लियस जो है उसमें जो सब्सटेंस फिल होता है उसे हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं और इनमें ये जो रेड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है इन्हें हम क्रोमोसोम कहते हैं। इन्हीं क्रोमोसोम पर जीन प्रेजेंट होते हैं और ये जीन जो है वो कैरेक्टरिस्टिक को जनरेशन आफ्टर जनरेशन ट्रांसफर करने का काम करते हैं। तो जीन जो है वो हेरिडिटरी मटेरियल है, तो हम ये कह सकते हैं कि जीन भी हेरिडिटी को मेंटेन करने का काम कर रहा है, साथ में न्यूक्लियस भी। प्रोटोप्लाज्म की बात करें, साइटोप्लाज्म तो हम देख चुके हैं कि जो सेल मेम्ब्रेन, अगर ये सेल मेम्ब्रेन है तो सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में जो है वो साइटोप्लाज्म है। तो प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? प्रोटोप्लाज्म सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो सब कुछ है वो क्या है, प्रोटोप्लाज्म है, जैसे कि साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस। प्रोटोप्लाज्म को क्या कहा जाता है, सेल का लिविंग सब्सटेंस कहा जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सेल का लिविंग सब्सटेंस क्या है, तो प्रोटोप्लाज्म है, जिसमें साइटोप्लाज्म भी है, साथ में न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस हेरिडिटी को मेंटेन करने का काम कर रहा है। अभी हमने बात की थी कि सेल के मेन 3 पार्ट है, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। तो न्यूक्लियस जो है वो किससे सराउंड है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से। लेकिन सभी ऑर्गेनिज्म में ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है, यानी न्यूक्लियस जो है वो विदाउट मेम्ब्रेन होता है, उन्हें हम प्रोकैरियोट कहते हैं। प्रो का मतलब प्रिमिटिव और कैरियोटिक का मतलब न्यूक्लियस। तो प्रिमिटिव न्यूक्लियस पाया जाता है, यानी ऐसा न्यूक्लियस जिसके चारों ओर मेम्ब्रेन नहीं है। इसे हम ये भी कह सकते हैं कि वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस नहीं है। वही यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म जिनमें न्यूक्लियस के सराउंड जो है वो मेम्ब्रेन पाई जाती है, और यू का मतलब ट्रू, कैरियोटिक का मतलब न्यूक्लियस। तो ट्रू न्यूक्लियस या फिर वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस पाया जाता है। तो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म कौन कौन से हैं, तो बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी। उनके अलावा जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे कि एनिमल, प्लांट। तो अब आप इससे रिलेटेड जो PYQs है वो सॉल्व कीजिएगा, क्योंकि PYQs बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको एक आइडिया मिलेगा कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। तो स्टेटमेंट को सॉल्व करने के लिए आपको इंफॉर्मेशन जो है वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और इस वीडियो को शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।